हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम नदीकृत स्थलाकृतियों को पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। आई होप कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा और उसके बाद आपको नदीकृत स्थलाकृतियों के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने उनमें आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आपको सभी लैंडफॉर्म्स और उनके बनने के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, और आज हम अपर्दन के एक नए कारक पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भूमिगत जल अपर्दन और निक्षेपण से नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो दोस्तों, जो अंडरग्राउंड वाटर से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको कास्ट लैंडफॉर्म्स कहते हैं, या हम इन्हें कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, और इन सभी स्थलाकृतियों को हम, चूँकि ये सब चूने के प्रदेश में पाई जाती हैं, ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं, तो इन्हें हम चूने के प्रदेश की स्थलाकृतियाँ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कास्ट लैंडफॉर्म्स। तो आप देखिए, कास्ट वर्ड को सबसे पहले हमें समझना होगा कि कास्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कास्ट वर्ड आया कहाँ से है। देखिए, दक्षिण पूर्वी जो यूरोप है, यहाँ पर एक देश था यूगोस्लाविया। ठीक है, बाद में ये देश कई छोटे देशों में टूट गया, जैसे सर्बिया है, हर्जगोवेनिया है। ठीक है, ऐसे कई देशों में ये टूट गया। अब ये जो यूगोस्लाविया है, इसकी जो भाषा थी, इसमें एक वर्ड था क्रास। ठीक है, इस क्रास वर्ड का मतलब होता था चूने का प्रदेश। ठीक है, लाइमस्टोन एरिया चूने का प्रदेश होता था। तो इस चूने के प्रदेश के नाम पर ही ये कास्ट वर्ड बना है, और इसका मतलब भी ये होता है कि जहाँ पर चूने पत्थर की चट्टानें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसे कास्ट एरिया कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है मेनली, ये फेमस जो कास्ट एरिया है, ये है दक्षिण पूर्वी यूरोप में। ठीक है, जहाँ ये यूगोस्लाविया देश हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में भी ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं चूना पत्थर की, जैसे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, हिमाचल में पाई जाती है, अरावली विंध्याचल पर्वत इसके क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुछ बिहार में भी पाई जाती हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चट्टानें मिलती है। बिहार का रोहतास पठार, वहाँ पर ऐसी चट्टानें मिलती हैं। तो ये चूना पत्थर का जो क्षेत्र है, इसको कास्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट लैंडफॉर्म्स की, कि कास्ट लैंडफॉर्म्स बन कैसे रही है। देखिए, जब भूमिगत जल जो है वो या तो धरातल के नीचे प्रवाहित हो रहा है उस दौरान, या जो सतही जल जो चूना पत्थर के प्रदेश के ऊपर प्रवाहित हो रहा है, धरातल के ऊपर प्रवाहित हो रहा है, वो रिसके और धरातल के नीचे जाने का प्रयास करेगा उस दौरान। जब दोनों प्रक्रियाओं के दौरान जब अलग अलग तरीके से अपर्दन होगा और निक्षेपण होगा, तो उससे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें कास्ट लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कास्ट लैंडफॉर्म्स के निर्माण के लिए जो है भूमिगत जल जो है उससे अगर निर्माण हो रहा है, तो भूमिगत जल का गतिमान होना जरूरी है। ठीक है, भूमिगत जल का चलायमान गतिमान होना चाहिए। अगर वो एक जगह भर गया है, स्थिर हो गया है, तो उससे स्थलाकृतियों का निर्माण की हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मगर अगर सतही जल भी रिसने का प्रयास कर रहा है, या चूने के प्रदेश के ऊपर चल रहा है, प्रवाह कर रहा है, तो उससे भी जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको भी हम कास्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सरफेस वाटर जो रिस रहा है, या जो भूमिगत जल जो धरातल के आंतरिक भाग में चल रहा है। भूमिगत जल क्या होता है? भूमिगत जल होता है जो धरातल के नीचे जल पाया जाता है, जो धरातल के नीचे अपारगम्य चट्टानें जो हैं उनमें जाकर के मिलता है, उनके ऊपर मिलता है, और ये धरातल के नीचे पाया जाता है, यानी सब सरफेस एरिया में पाया जाता है। इसलिए इसको सब सरफेस वाटर भी कहते हैं, या इसको अधः स्तर जल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसको अधः स्तर जल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सरफेस के नीचे यानी सब सरफेस एरिया में पाया जाता है, इसलिए इसको अधः स्तर जल भी कहते हैं, क्योंकि ये अधः यानी नीचे वाले स्तर पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कास्ट लैंडफॉर्म्स का
क्रिएशन होता है। अब देखिए जो जल है वो यहाँ पर कुछ ऐसी गतियाँ करेगा, जल के यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रक्रम है जिसके थ्रू जो जल है वो चूना पत्थर के क्षेत्र में चट्टाने बनाएगा, उसमें सबसे पहला आता है घोलन क्रिया। इनका थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए कि किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहला आता है घोलन क्रिया या सॉल्यूशन। अब देखिए नाम से ही पता है घोलन क्रिया। घोलन क्रिया कैसे होगी? जो जल है, चाहे वो सतही जल है, भूमिगत जल है, वो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो उसकी वजह से H2 और CO2 मिलकर के और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। और ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो एक एक्टिव सॉल्वेंट होता है, एक सक्रिय घोलक होता है। ये क्या करेगा, जो चूने का प्रदेश है वहाँ पर जो खनिज और जो चट्टानें जो आसानी से घुल जाती हैं, चूना पत्थर भी इसमें घुल जाता है, तो उसको घोल करके और उसकी जो संधियाँ हैं, जो चट्टानों में जॉइंट्स हैं, उनको क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि अपने साथ कुछ कणों को वहाँ से निकाल लेगा, घोल लेगा। तो घोलने की वजह से वहाँ पर चट्टानें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वहाँ पर जल जो है वो गतिमान जल है, वो उसका आसानी से अपर्दन कर पाता है। साथ में घुलीकरण की वजह से भी वहाँ पर अपर्दन हो रहा है। ये सब किससे निर्मित हो रहा है? कार्बोनिक अम्ल के निर्माण से। ठीक है, तो घोलन क्रिया इस तरह से मददगार होती है। दूसरा इसमें आता है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया, जल गति मतलब होता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ जल की गति से हो रहा है। ठीक है, कि जो जल है जब प्रवाहमान है, जब वो फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, जब चट्टानों से टकराएगा तो टकरा करके उस पर क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा, उसका वेग जो है वो उसका यूज आएगा। और जब जल के दबाव की वजह से चट्टानों का टूट फूट होती है और चट्टानें कमज़ोर होती हैं तो उसे कहा जाता है जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें कोई कंकड़ पत्थर या किसी भी प्रकार के बोल्डर, पेबल, कोबल, इनके या कोई रोल नहीं होता अपर्दन में। ये सिर्फ जल की गति की वजह से होता है। ठीक है, तो जल गति क्रिया से भी अपर्दन होता है यहाँ पर। तीसरा होता है यहाँ पर अपघर्षण। ये हम चूने के प्रदेश में चल रहे अपर्दन के प्रक्रम पढ़ रहे हैं कि अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब होता है कोरेजन। अब ये कैसे होता है, ये मैंने आपको पहले नदीकृत स्थलाकृतियों में भी पढ़ाया है। कोरेजन क्या होता है कि जब बहता हुआ जल है वो अपर्दन कर रहा है तो उसने कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे कुछ टुकड़े जो हैं चट्टानों के, वो अपने साथ भाग के लेके जा रहा है। तो उस दौरान ये क्या करेंगे, ये बहते हुए टुकड़े जो हैं वो धरातल के साथ रगड़ करेंगे, चट्टानों के साथ रगड़ करेंगे। और जब रगड़ करेंगे तो उस घर्षण की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से ये चट्टानों को तोड़ देंगे, काट देंगे। और इस तोड़ने और काटने से भी अपर्दन का आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, तो अपघर्षण होता है चट्टानी टुकड़ों की वजह से। और चौथा होता है हमारा सन्निघर्षण। सन्निघर्षण यानी होता है एट्रिशन। एट्रिशन कैसे होता है? एट्रिशन का मतलब है कि जो कंकड़ पत्थर जो मोटे आ रहे हैं वो बहते हुए एक दूसरे से रगड़ भी करेंगे। ठीक है, एक तरफ तो वो दीवारों के रगड़ कर रहे हैं, धरातल के रगड़ कर रहे हैं, घाटी की दीवारों के कर रहे हैं। दूसरा वो क्या करेंगे, वो आपस में भी रगड़ करेंगे। तो आपस में रगड़ करके वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और वो कण आसानी से जल के साथ बह सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी कहा जाता है सन्निघर्षण, जिसकी वजह से आपस में चट्टान रगड़ कर रहे हैं। तो ये चार प्रक्रम जो हैं वो चूने के प्रदेश में, जो हमारे लाइमस्टोन एरिया है उसमें चल रहे होते हैं, जिससे अपरदन होता है। घोलन, जलगति क्रिया, अपघर्षण और सन्निघर्षण। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे कास्ट लैंड फॉर्म्स की, कि कौन कौन सी कास्ट लैंड फॉर्म्स मिलती हैं हमें। तो सबसे पहली हम कास्ट लैंडफॉर्म लेते हैं टेरा रोसा। टेरा रोसा, ये टेरा रोसा क्या होती है इस पे बात करते हैं। देखिए, टेरा रोसा ऐसे क्षेत्रों में बनता है जहां पर चट्टानों का जाता या धरातल का ज़्यादा ढाल नहीं है, एक बहुत नॉर्मल ढालू सरफेस है। ठीक है, उस सरफेस के ऊपर जब वर्षा का जल गिरेगा
तो वर्षा का जल जो है वो ऊपर जो चूने के प्रदेश की चट्टानें हैं उस पे घुलन का कार्य स्टार्ट कर देगा, और घुलन का कार्य करके वो धरातल के नीचे रिस कर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चूने पत्थर की चट्टानों में क्या है, बहुत पोरस हो जाता है, तो पोरस की वजह से वो नीचे घुल जाने का कार्य करेगा। तो वो जब घुलन करेगा तो वहां से वो क्या करेगा, जब ऊपरी सरफेस है, जैसे ये पूरी सरफेस है, तो इस सरफेस पे से क्या करेगा, कुछ कणों को यहाँ से प्लग कर लेगा, उठा लेगा पूरों को, क्यों? घोल देगा, और घोल के खुद तो जल चला जाएगा नीचे। ठीक है, जल जो है वो तो नीचे रिस जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर ये ऐसे जो कण जो इसने बनाए हैं, इन कणों को ये क्या करेगा, ऐसे जमा देगा। यहाँ ऐसे कण जमे मिलेंगे और ये बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे कणों को जो छोड़ करके और खुद नीचे चला गया है जल। तो ऊपर ऐसे जो कण है ये मिलते हैं रेड क्ले के रूप में। कैसे? लाल मृत्तिका के रूप में। ऊपर जो धरातल पर जो चूने के प्रदेश में कण मिलते हैं वो धरातल पर रेड क्ले या लाल मृत्तिका के रूप में अवशेष के रूप में जल छोड़ जाता है। इसको टेरा रोसा कहते हैं, और ये कुछ कुछ जो लेटेराइट सॉइल होती है उसके जैसे होते हैं। ठीक है, जो लेटराइट सॉइल मिलती है लगभग वैसे ही कण ये होते हैं, इन्हें टेरा रोसा कहा जाता है। और ये कहाँ बनेंगे, जहां पर बिल्कुल सामान्य ढाल वाली सरफेस हो। ठीक है, वहां पर ये मिलेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं टेरा रोसा के बाद दूसरी स्थलाकृति हमारी आती है लैपीज। लैपीज, अभी लैपीज और टेरा रोसा दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कैसे हैं कि टेरा रोसा मिलेंगे जहां पर ढाल सामान्य है, और लैपीज वहां मिलेंगे जहां ढाल जो है वो अधिक है। पहली बात। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहां पर टेरा रोसा का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, यानी जो चट्टानें हैं, जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं, वो नग्न अवस्था में हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। टेरा रोसा में तो क्या है, यहाँ पर चट्टानें जो हैं, इन चट्टानों के ऊपर किसका, टेरा रोसा मृदा जो है, ये रेड क्ले जो है, लाल मृत्तिका, इसका एक तरीके से आवरण बन गया है। जबकि ऐसे क्षेत्र जिनमें टेरा रोसा नहीं बन रही है वो कैसे होंगे, ज्यादा ढाल वाले, थोड़े से ज्यादा ढाल वाले होंगे। और इन यहाँ की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में क्या है दोस्तों, ये चट्टानें बिल्कुल नग्न है, ऊपर से नैक्ड है, ऊपर कोई आवरण नहीं है। तो इनमें क्या होगा, जब जल वर्षा का जल गिरेगा तो वो क्या करेगा, ढाल के साथ प्रवाहित होएगा, बहेगा, और बहने के दौरान एक घुलन क्रिया शुरू कर देगा। ठीक है, और घुलन क्रिया की वजह से क्या करेगा, अपने साथ साथ जो चट्टानों की जॉइंट्स जो हैं, जो चट्टान हैं, इन चट्टानों के जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के घुलन की क्रिया शुरू कर देगा। चूना पत्थर की चट्टानें जो हैं इनमें घुलन क्रिया शुरू करेगा, और घुलन क्रिया करके और इनको दोस्तों ये घुलन क्रिया के द्वारा चौड़ा करने का काम करेगा। ठीक है, ये घुलन क्रिया करके ऐसे चौड़ा करने का काम करेगा। ठीक है, और इस चौड़ा करने की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा गहरे गहरे बिल्कुल खड़े हुए गर्त जैसी संरचनाओं का निर्माण होगा। इसे आप यहाँ देखिए, ये ढालनुमा बिल्कुल सरफेस थी। इस सरफेस पे जब जल आ रहा है, वर्षा का जल प्रवाहित हो रहा है, नेक्ड बिल्कुल जो नग्न चट्टानें हैं उनके ऊपर, तो इनमें जो जॉइंट्स जो थे, इन जॉइंट्स को इसने घुलन क्रिया द्वारा गहरे गर्त के रूप में परिवर्तित किया, और इन्हें बोला जाता है क्लेफ्ट या विदर कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, क्लेफ्ट या विदर। ठीक है, ये क्लेफ्ट या विदर कैसे बने, घुलन क्रिया की वजह से बने। ठीक है, तो ये तो हो गए गर्त। अब कुछ कुछ जो चट्टानें हैं ये ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ बिल्कुल नुकीले स्वरूप में, स्तंभ के रूप में, बिल्कुल खड़े ढाल वाली होती है। खड़ा ढाल होता है स्तंभ के रूप में, और नुकीली जो है चट्टानें वो खड़ी मिलती हैं। इन्हें बोला जाता है पिनेकल्स या शिखरिकाएं। क्या बोला जाता है, पिनेकल्स या शिखरिकाएं। ठीक है, और दोस्तों ये शिखरिकाएं कैसे बनी, ये शिखरिकाएं ऐसे बनी कि जब जल ने चट्टान में घुलन की क्रिया की तो उसकी संधियां जो हैं, जो जॉइंट्स थे वो चौड़े हो गए, तो उनमें तो बन गया विदर, और जो बाकी की जो चट्टान खड़ी रह गई है वो इन शिखरिकाओं के रूप में
रह गई है स्तंभ के रूप में। और ये जो शिखरिकाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती हैं, बिल्कुल सुई जैसी होती हैं। इसलिए जब इस क्षेत्र में कोई इंसान चलना चाहे तो वो नंगे पैर भी नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि ये चुभेंगी। तो ये पिनेकल्स जो हैं, शिखरिकाएं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं। तो ये एक तो बन गया विदर, एक बन गया पिनेकल्स। और इस पूरी स्थलाकृति को, जिसमें क्लेफ्ट है, ठीक है, पिनेकल्स है, और साथ में जो प्रवाहित जल है वो क्या करेगा, प्रवाहित जल जो है वो कुछ गलीज का भी निर्माण करेगा, कुछ अवनालिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, छोटी छोटी अवनालिकाएं बना लेगा। जैसे हम देखते हैं कई बार कि कुछ मिट्टी का कोई ढेला है, मिट्टी का कुछ मतलब पूरा टीला है, उस पर थोड़ा जल गिर जाएगा तो पानी जो है वो पतली पतली सी धारियां बनाते हुए नीचे गिरेगा। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें गली या अवनालिका बोला जाता है। तो ऐसी कुछ गलीज भी बनाएगा यहाँ पर जल। तो इन सारी जगह चीज़ों को मिला करके जो ये पूरी एक संरचना दिखाई देती है, इसको बोला जाता है लैपीज। ठीक है, इसको बोला जाता है लैपीज। ठीक है दोस्तों, तो ये लैपीज कहाँ मिलते हैं? ये लैपीज मिलेंगे जब थोड़ी ढालू सतह हो। ठीक है, इसी में इंक्लूड होते हैं क्लेफ्ट, पिनेकल्स एंड गली। ठीक है, तो ये होती हमारी लैपीज। अब इस लैपीज का भी कुछ अलग अलग नाम होते हैं कि कुछ क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम होते हैं लैपीज के। लैपीज को बोला जाता है जर्मनी की भाषा में, तो इसको बोला जाता है कैरेन। ये याद रखना, कैरेन किसमें बोला जाता है? जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, जर्मनी की भाषा में तो बोला जाता है कैरेन। और इसको इंग्लैंड में बोला जाता है क्लिंट। क्लिंट कहाँ बोला जाता है इसको? इंग्लैंड में। और इसको बोला जाता है बोगाज। ये कुछ नाम याद रख लेना, मैच कराने के लिए कभी आ सकता है। इसको बोगाज बोला जाता है साइबेरिया के अंदर। ठीक है, तो यही जो लैपीज जो मिलती हैं, इन लैपीज का नाम है कैरेन। कैरेन बोलते हैं इनको जर्मनी में, क्लिंट बोलते हैं इसको इंग्लैंड में, और बोगाज इस क्षेत्र को इसको बोलते हैं साइबेरिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये नैरो और डीप बिल्कुल क्लेफ्ट होते हैं। विदर क्या है? नैरो और डीप होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनके ऊपर पूरी विनेकल्स बनी होती है। इस पूरी संरचना को लैपीज कहते हैं। ठीक है, अब लैपीज के बाद हमारी कौन सी स्थलाकृति आती है? लैपीज के बाद हम लेते हैं, सब हमारा आता है सिंक होल। ठीक है, तीसरी संरचना की बात कर रहे हैं हम, या हम कहें इसको सी से नाम दे देते हैं। सी आती है हमारी, थर्ड ही कह देते हैं इसको हम। ठीक है, सिंक होल। सिंक होल की बात करेंगे कि सिंक होल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो सिंक होल होता है ये भी एक तरीके से घुलन क्रिया का ही परिणाम है। जब काष्ठ क्षेत्र की जो चूना प्रदेश की चट्टानें हैं उसके ऊपर वर्षा का जल गिरेगा या गतिमान कोई भी जल होगा, तो वो क्या करेगा, वो चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं उनकी संधियों को और अपर्दित करने का काम करेगा, उसमें घुलन की क्रिया करेगा। और घुलन की क्रिया की वजह से वो ऊपर से एक गर्त जैसी संरचना का निर्माण कर देगा जो कुछ गहरे होते हैं। और उन गर्त की वजह से जो ऊपर से हम उसको जब देखेंगे, जब हम उस गर्त को ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो ऊपरी धरातल के ऊपर कोई छेद हो गया है, होल हो गया है। जैसे इसमें देखिए, ये बीच में से जो ये छेद एरिया है, इसमें से तो जल नीचे प्रवाहित हो जाएगा। जो धरातल का जो ऊपर का जो जल है, जो वर्षा का जल है, वो इस छिद्र में से नीचे की तरफ गतिमान होगा, प्रवाहित हो जाएगा, नीचे रिस जाएगा और ऊपर ये एक गर्त जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। इसे सिंक होल कहते हैं। और ये कैसे दिखाई देता है? ये ऐसे दिखाई देता है कि जो ऊपर से हम देखें तो एक पूरा खड्डा होगा, और इन सिंक होल को देखें हम तो ये लगभग 1 से लेकर के और 30 मीटर तक के व्यास वाले हो सकते हैं। इनका व्यास 1 से 30 मीटर तक हो सकता है। और दोस्तों ये 1 से लेके और 10 मीटर तक, ठीक है, 1 से लेके और 10 मीटर तक गहरे भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये होते ऐसे गर्त हैं, मगर इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर इनके नीचे जल के रिसने के लिए छिद्र होता है, और ये ऐसे कुछ कुछ गर्तनुमा संरचनाएं होती हैं। इनको सिंक होल कहा जाता है।
सिंक क्या होता है? देखिए हमारे घरों में सिंक होता है। सिंक क्या होता है? सिंक ऊपर एक गर्तनुमा ऊपर एक सांचा होता है, एक ढांचा होता है जिसमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं, और उसके नीचे क्या होता है? एक पाइप होता है, और उस पाइप से जल रिस के नीचे जाता है। तो इसमें भी ऐसी संरचना होती है, ऊपर गर्त होता है और नीचे छिद्र होता है जिसमें से जल जो है वो रिसके और भूमिगत जल के रूप में नीचे प्रवाहित होता है। तो इसे बोला जाता है सिंक होल। सिंक होल से ही जुड़ती दूसरी हमारी स्थलाकृति जो है वो है विलयन रंध्र। क्या बोलते हैं? विलयन रंध्र या सॉल्यूशन होल। ठीक है, सॉल्यूशन होल। और इसको जो सॉल्यूशन होल है और जो विलयन रंध्र है इसको स्वैलो होल भी कहते हैं। स्वैलो होल भी कहते हैं। यहाँ देखिए आप, यह है स्वैलो होल। ठीक है, स्वैलो यानी क्या होता है? निगलना। तो इसको सॉल्यूशन होल कहते हैं। पहले तो ये समझिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंक होल तो छोटी संरचना होती है। यही सिंक होल अगर और ज़्यादा घुलन की क्रिया हो रही है चूने के प्रदेश में, और ज़्यादा सॉल्यूशन हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन की वजह से ऐसे होल का निर्माण होता है जो कि एक बड़े गर्त के रूप में होता है। ये सिंक होल से भी बड़े गर्त होते हैं। ठीक है, ये सिंक होल से भी बड़े गर्त होते हैं, और इनमें भी नीचे एक छिद्र होता है जिस छिद्र से जल रिसके नीचे जाता है। और जब इनको ऊपर से देखा जाता है तो एक छिद्रनुमा संरचना के रूप में ही दिखाई देते हैं, जो बहुत अधिक घोलन की क्रिया का परिणाम है। मतलब बहुत ज़्यादा घुलन क्रिया हुई है यहाँ के, उससे बने हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको सॉल्यूशन होल कहते हैं, क्योंकि ये सिंक होल से बड़े और अधिक घुलन की वजह से हुए हैं। ठीक है, अब इनको स्वैलो होल क्यों कहा जाता है? स्वैलो होल इनको इसलिए कहते हैं, स्वैलो का हिंदी में मतलब होता है निगलना। तो जब इसके ऊपर से कोई सरिता भूमिगत वो एक्चुअली काष्ठ क्षेत्र जो है उसमें कोई भी जब सरिता, कोई भी रिवर जो है वो ऊपर से बह रही है, या कोई भी बहता हुआ जल है, वो जब यहाँ पर आएगा तो सारा का सारा जल जो है वो इसके नीचे पूरा रिसके अंडरग्राउंड वाटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरे जल को स्वैलो कर लेता है, निगल लेता है। तो इस वजह से इसको स्वैलो होल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वैलो होल, एक स्वैलो होल अगर छोटी सरिता है, छोटी रिवर है, तो एक स्वैलो होल में भी जा सकती है। अगर बड़ी रिवर है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा, 2, 4, 6 या कितने भी, और एक से ज़्यादा जो स्वैलो होल हैं उनमें वो भूमिगत हो जाएगी, और ऊपरी भाग में वो क्या होगी? अब आगे प्रवाहित नहीं होके अंडरग्राउंड वाटर के रूप में प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, इसलिए इनको स्वैलो होल कहते हैं। और इन स्वैलो होल की वजह से ही जो हम बात कर रहे हैं, इनकी वजह से ही एक और संरचना हमें देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है सिंकिंग क्रीक। ये देखिए, ये है हमारा सिंकिंग क्रीक। ये सिंकिंग क्रीक कैसे बन रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्वैलो होल है ये क्या करता है? जल को स्वैलो कर लेता है रिवर के को। ठीक है, अब मान लीजिए ये कोई नदी है। ठीक है, ये पहले कहाँ से निकल के आ रही है? पहले निकल के आ रही है कोई ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर चट्टानें कठोर थी, अपारगम्य थी। ठीक है, नॉन पोरस थी। ठीक है, अछिद्रित चट्टानें थी। तो वहाँ से नदी आराम से प्रवाहित हो गई। ठीक है, नदी ऊपर से आराम से प्रवाहित हो गई क्योंकि वहाँ पे तो कठोर चट्टान थी, तो उसको कोई दिक्कत था ही नहीं। जल का के लिए उसने प्रतिरोध उत्पन्न किया और वहाँ पर वो जल नीचे रिस नहीं सकता था। फिर ये चूने के प्रदेश में आ गई। अब जब ये चूने के प्रदेश में प्रवेश करेगी तो ये क्या करेगी कि आगे जब प्रवाहित हो रही है तो इसके रास्ते में कई सारे स्वैलो होल्स, यानी या तो सॉल्यूशन होल कह ले, या फिर उसमें और बड़ी कोई संरचना जैसे आगे मैं बताऊंगा डोलाइन, ये भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए स्वैलो होल इसके बीच में आया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें कि स्वैलो होल बीच में आया तो सारा जल जो है वो इसके नीचे रिसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये रिसेगा, जिस बिंदु पे आकर ये जो जल है ये रिसकर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे जाएगा, धरातल के नीचे जाएगा, उसको बोला जाता है सिंक। ठीक है, उसको बोला जाता है सिंक।
और इस पूरी जो घाटी को, जो पूरी घाटी बन रही है, इसकी वजह से जल नीचे जा रहा है। ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा और जा करके ये किसी और स्वैलो होल से, या हम कहें किसी और विलियन रंध्र से ये क्या करेगा, जल बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए ऐसे हम माने कि ये जल जो है वो यहाँ से आ रहा है और इसको आगे ऐसी धरातल पे ऐसा भाग मिला कि इसको आगे से निकलने के लिए पूरा जल मिल गई जगह, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिंकिंग क्रीक, मतलब यहाँ से जल नीचे रिस रहा है। इस रिसते हुए भाग की जो संरचना है उसको बोला जाता है सिंकिंग क्रीक, ठीक है। तो सिंकिंग क्रीक भी कास्ट लैंडफॉर्म्स में ही एक हमें इस आकृति देखने को मिलती है, और ये बनती किससे है, सरिता के जल का स्वैलो होल में सिंक हो जाना, निकल के रिस जाना, उस रिस से बनने वाली जो पूरी संरचना है जिसमें ये आगे जाकर किसी और स्वैलो होल से भी बाहर निकल सकती है, इस पूरी संरचना को बोला जाता है सिंकिंग क्रीक, ठीक है। यानी इस घाटी में से ये नीचे सिंक हो गई है, ठीक है दोस्तों, इसे सिंकिंग क्रीक कहते हैं। अब देखिए इसके बाद अगली संरचना कौन सी आती है हमारे, सिंकिंग क्रीक के बाद की संरचना हम देखेंगे। इसके बाद हमारी संरचना आती है दोस्तों कि देखिए, एक हो सकता है हमारे कि हम इसमें कोलैप्स सिंक को भी देख लें, ठीक है। इसे बोला जाता है निपाती रंध्र, हिंदी में बोलते हैं इसको निपाती रंध्र, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे हम कोलैप्स सिंक। निपाती रंध्र कैसे बनेगा, देखिए जो ये सिंक होल है, या तो इसको ले लो चाहे स्वैलो होल को ले लो। अब देखिए, अब अगर ये पूरा का पूरा जो स्वैलो होल है, यहाँ पर मान लीजिए पहले कोई स्वैलो होल बना हुआ था, ठीक है, ये पूरा स्वैलो होल बन रहा था जिसमें से जल रिस के नीचे जा रहा था। तो अब यहाँ से तो जल रिस रहा है, नीचे रिस रहा है। मान लीजिए इस पूरे के पूरे जल जो रिस रहा है, इसके नीचे एक कैविटी है, ठीक है। नीचे क्या है, ये एक कैविटी है। कैविटी मतलब यहाँ पर एक कोई भी खाली जगह है, चाहे वो गुफा हो सकती है, केव हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इसके नीचे कुछ खाली जगह चट्टानों के बीच में ही स्थान रहा हो, जो किसी जल क्रिया का परिणाम ना रहा हो। तो जब ऊपर से जब जल इसके नीचे आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि ये कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, अपर्दन कर रहा है, घुलन क्रिया कर रहा है। तो उसने इतनी अधिक घुलन क्रिया कर दी कि जो हमारा स्वैलो होल है, जो एक गर्त के रूप में है, भाई ये तो एक गर्त के रूप में ही है ना स्वैलो होल, तो ये ऐसे एक गर्त के रूप में है, और इस गर्त का ये पूरा का पूरा भाग ही टूट जाए, और टूट करके ये पूरा का पूरा यहाँ से टूट के और ये नीचे ढेर के रूप में पूरा इकट्ठा हो जाए, तो उसको बोला जाता है कोलैप्स सिंक या निपाती रंध्र, ठीक है। इसमें इसका जो गर्त, पहले तो एक गर्त बन रहा था और बीच में उसके छिद्र था, अब वो गर्त सहित पूरा का पूरा कैविटी में टूट के इसकी पूरी फ्लोर नीचे गिर गई है। तो इस तरह से क्योंकि इसका ध्वंस हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है निपाती रंध्र। निपाती मतलब कोलैप्स हो रहा है, इसका ऊपर से टूट के नीचे गिर रहा है। यहाँ देखिए ये टूट करके ये देखो इसके चूर्ण जो है वो नीचे गिर गए और ये पूरी कैविटी में गिर गए, और ये ऊपर से अब यहाँ से समाप्त हो गया, बीच में कुछ नहीं रहा है। इसको कोलैप्स सिंक कहते हैं। अब ये कैसे दिखता है, यहाँ देखिए इस वाली में देखिए, ये पूरा हमारा स्थल भाग है, ठीक है। ये पूरा चूने का प्रदेश है। इस चूने के प्रदेश में हमारे यहाँ पर ये तो बन रहे हैं सिंक होल, ठीक है। ये सिंक होल क्या है, छोटा है। इससे बड़ा क्या बन रहा है, ये स्वैलो होल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, और थोड़ा गहरा भी है और चौड़ा भी है, स्वैलो होल, ठीक है। और यहीं पर जब ये ढाल था तो ढाल के साथ क्या बने, हमारे पिनेकल्स बने और क्लेफ्ट बने, यानी हमारी इस संरचना को क्या कहेंगे, हम लैपीज कहेंगे, ठीक है। लैपीज संरचना बन गई, लैपीज हो गई, क्लेफ्ट ऑफ पिनेकल्स उसके पार्ट हो गए, ठीक है। स्वैलो होल, अब ये देखिए, अब ये स्वैलो होल में यहाँ पर ये जो जगह है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई जल जो है वो रिस करके पूरा नदी का जल रिस करके और नीचे चला गया है, तो इसको बोला जाता है सिंकिंग क्रीक, क्योंकि इसमें सिंक हुआ है तो सिंकिंग क्रीक। ये मैं आपको सेपरेटली डायग्राम्स में बता चुका हूँ। इससे आगे आप इसको यहाँ पर देखें तो मान लीजिए कि ये सिंकिंग क्रीक है।
अब ये सिंकिंग क्रीक के साथ साथ यहीं पर ये स्वेलो होल भी है। अब ये स्वेलो होल पूरा का पूरा यहाँ से जो बन रहा था, ये गर्त था, एक गर्त पूरा का पूरा टूट जाए और इसकी पूरी की पूरी यहाँ से टूटने की वजह से ये नीचे यहाँ पर ढेर हो जाए, तो इसको बोले जाएगा स्वेलो होल कैविटी में। अब यहाँ पर कैविटी होगी मान लो जब, तो ये कैविटी में बन जाएगा। अगर नीचे गुफा होगी तो ये गुफा में भी टूट सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्वेलो होल। इसके बाद हमारी संरचना आ गई कोलैप्स सिंक। कोलैप्स सिंक हमने देख लिया। इसके बाद अगली संरचना देखते हैं हम, डोलाइन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट संरचना हमारी है, नेक्स्ट स्थलाकृति है हमारी डोलाइन क्या होता है। डोलाइन को समझिए। डोलाइन, ठीक है। अब देखिए, डोलाइन जो होते हैं वो विलियन रंध्र का ही एक बड़ा स्वरूप होते हैं। कैसे, मान लीजिए यही विलियन रंध्र और ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, डोलाइन कहा जाएगा। ठीक है, ये किसका परिणाम है, ये और अधिक घुलन क्रिया का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा घुलन होगा उतनी ही बड़ी संरचना का निर्माण होगा। और ये दोस्तों 1 किलोमीटर तक व्यास वाले भी हो सकते हैं। 1 किलोमीटर तक इनका व्यास हो सकता है, यानी 1 किलोमीटर तक लंबे क्षेत्र में भी मिल सकते हैं। और चाहे आप बात करें सिंक होल की, चाहे स्वेलो होल की, चाहे डोलाइन की, इनकी कोई फिक्स संरचना नहीं होती है। ठीक है, इनकी कोई फिक्स संरचना नहीं होती कि गोल ही होंगे। ये हो सकता है कीपाकार रूप में हो, कीप की शेप में हो, या ये हो सकता है बेलनाकार स्वरूप में हो, या फिर हो सकता है कि ये ना तो कीप के रूप में मिले ना बेलन के रूप में, गोल स्वरूप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से मिल सकता है। तो जो डोलाइन जो होगा वो डोलाइन स्वेलो होल से बड़ा होगा, 1 किलोमीटर तक व्यास में हो सकता है, यानी विस्तृत क्षेत्र में होता है, और ज़्यादा गहरा गर्त होता है। ठीक है, तो ये भी एक गर्त होता है जो अत्यधिक घोलीकरण का परिणाम होता है। और उस घोलीकरण की वजह ये एक तो विस्तृत होता है, किससे, ये जो हमारा स्वेलो होल था उससे विस्तृत होता है, स्वेलो होल से विस्तृत होता है और गहरा होता है, तो इसको बोला जाता है डोलाइन। और इस डोलाइन से ही मिलती हुई जो है वो एक और संरचना होती है। ठीक है, डोलाइन से मिलती हुई एक और संरचना होती है और इसको बोला जाता है, हम इसको कहते हैं सॉल्यूशन पैन। सॉल्यूशन पैन, सॉल्यूशन पैन भी कहते हैं। डोलाइन जैसा ही होता है, बिल्कुल डोलाइन जैसा होता है, पर इसका विस्तार जो है ना, जो क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो डोलाइन से अधिक होता है, और गहराई के रूप में देखा जाए तो एक कम गहरा गर्त होता है। इसे सॉल्यूशन पैन कहते हैं। गहराई इसकी ज़्यादा नहीं होती, डोलाइन से कम होती है, मगर चौड़ाई देखा जाए तो डोलाइन से ज़्यादा होती है। इसको सॉल्यूशन पैन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसका परिणाम है, ये भी विलियन रंध्र से ज़्यादा, जो स्वेलो होल है इससे ज़्यादा जब घोलीकरण की क्रिया होगी तो उसका परिणाम है सॉल्यूशन पैन। तो डोलाइन और सॉल्यूशन पैन दोनों एक जैसी संरचना है, बस इनमें गहराई का और विस्तार का ही अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डोलाइन। अब देखिए, डोलाइन भी जहाँ कहीं आ जाएगा तो डोलाइन में भी नदी जो है वो विलुप्त हो जाएगी। जब मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है और कोई भी जल बह रहा है तो वो क्या होगा, जब बीच में डोलाइन आ जाएगा तो डोलाइन में आकर के ये जल नीचे पूरा रिस जाएगा और इससे आगे जो भी घाटी होगी वो पूरी सूखी रह जाएगी। ठीक है, और पूरा जल नीचे अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी स्वेलो होल की तरह ही काम करते हैं डोलाइन भी। ठीक है दोस्तों, अब डोलाइन के बाद अगला हम देखते हैं, डोलाइन से ही हम नई संरचना देखते हैं। डोलाइन के बाद हमारी जो संरचना आती है वो आती है कास्ट विंडो। ठीक है, इसे बोला जाता है कास्ट खिड़की। कास्ट खिड़की क्या होती है, कास्ट खिड़की, मान लीजिए जो डोलाइन है, जो एक लंबा पूरा चौड़ा एक बड़ा गर्त है,
इस गर्त की पूरी ऊपर की जो सरफेस है वो नीचे गिर जाए। जैसे हमारा जो स्वैलो होल, जो विलियन रंध्र था, वो कोलैप्सिंग सिंक में बदल जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी ऊपर की सरफेस नीचे कैविटी में टूट के गिर रही थी। उसी तरह मान लीजिए इस डोलाइन का जो पूरी जो इस सरफेस है, ये पूरा का पूरा डोलाइन जो है वो ऐसे टूट के नीचे गिर जाए। ठीक है, तो जब टूट के नीचे गिरेगा दोस्तों, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ नीचे चारों ओर क्या होगा, बिल्कुल ये क्षेत्र जो है वो खुल जाएगा और नीचे के भाग में इसका पूरा जो ऊपर का जो चूर्ण है, जो पूरा जो रॉक मटेरियल है, वो टूट के नीचे चला गया है। इसे बोला जाता है कास्ट खिड़की। और इसको खिड़की क्यों कहते हैं? क्योंकि खिड़की का क्या काम होता है, खिड़की से हम आर पार देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हम ऊपर खड़े होके यहाँ से झांकेंगे, ऊपर खड़े होके हम नीचे की तरफ झांकेंगे इसमें से, तो हमें इसके नीचे बहती हुई नदी भी दिखाई देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से टूटेगा तो नीचे गिरेगा किस में, नीचे किसी खोखले भाग में ही तो गिरेगा। अगर पूरा ही सॉलिड होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी चट्टानें होंगी, तो गिरेगा कहाँ? तो गिर ही नहीं सकता। इसके नीचे भी एक कैविटी, एक गुहिका होती है, इसे गुफा भी कहते हैं, केव भी होती है। कैसे? देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पहले क्या था, यहाँ पहले एक डोलाइन था, ये डोलाइन टूट गया और टूट के यहाँ का सारा पदार्थ जो है वो कहाँ गिर गया, नीचे गुफा में यहाँ गिर गया। तो ऊपर से जब हम यहाँ से झांकेंगे तो हमें यहाँ से नीचे जो ये भूमिगत जल है, इस भूमिगत जल में जो नदी बह रही है, जो भूमिगत जल बह रहा है, ये हमें ऊपर से बहता हुआ दिखाई देगा यहाँ से देखने पर। तो इसे बोला जाता है कास्ट खिड़की या कास्ट विंडो। कास्ट विंडो, कास्ट क्यों? क्योंकि ये चूना पत्थर के क्षेत्रों में पाई जाती है, और विंडो इसलिए क्योंकि जब ऊपर से देखते हैं तो हम इससे नीचे की सर्फ, जो भूमिगत जल का क्षेत्र है, इसको भी आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इसको कास्ट खिड़की कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी कास्ट खिड़की। और ये किससे बनी है? डोलाइन के ध्वस्त हो जाने की वजह से डोलाइन कोलैप्स होके पूरी सरफेस नीचे चली गई है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है अगली स्थलाकृति, युवला। ठीक है, युवला इसको बोला जाता है सकुंड। हिंदी में बड़े खतरनाक नाम है सकुंड। युवला का नाम होता है सकुंड। अब युवला क्या होता है? देखिए, डोलाइन विलियन रंध्र से बड़ा था, और जो युवला जो है वो युवला डोलाइन से बड़ी स्थलाकृति होती है। ठीक है, तो युवला जो है वो किससे बड़ी स्थलाकृति है? डोलाइन से बड़ी। जब मान लीजिए अपर्दन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा गुल्लीकरण की क्रिया हो रही है कि पास पास कई सारे सिंक होल बन गए। ठीक है, साथ साथ कई सारे सिंक होल बन गए। तो ये सिंक होल जो है वो क्या करेंगे, जब ये सिंक होल एक साथ बन गए तो ये सारे सिंक होल मिल करके और एक बहुत बड़ा गर्त बना सकते हैं, जिससे युवला का निर्माण हो सकता है। या सिंक होल के साथ स्वैलो होल मिल जाए, या कई सारे स्वैलो होल, जितने भी विलियन रंध्र हैं वो कई विलियन रंध्र एक साथ मिल करके एक बड़ा गर्त बना ले, तो युवला कहते हैं। या डोलाइन, कई डोलाइन एक साथ बन जाए तो भी उससे युवला का निर्माण होता है। यानी युवला जो है वो कंटिन्यू घुलीकरण का ही परिणाम है, सॉल्यूशन का ही परिणाम है, जिनका निर्माण कई सारे घोल रंध्र या कई सारे हमारे जो है डोलाइन या कई सारे हमारे जो सिंक होल है, ठीक है, इनकी वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये डोलाइन जो है, ये जो युवला है दोस्तों, ये हमें कई किलोमीटर लंबे व्यास में भी मिलते हैं और इतने बड़े होते हैं कि पूरी की पूरी नदी जो है वो इसके अंदर समा सकती है। ठीक है, ये कई किलोमीटर तक व्यास में होते हैं, इन्हें बोला जाता है युवला। ठीक है, युवला हो गए। अब युवला के बाद हमारी जो अगली स्थलाकृति आती है वो आती है पोलजे। पोलजे मतलब होता है राजकुंड। अगली स्थलाकृति है पोलजे, यानी इसे बोला जाता है राजकुंड। ठीक है, अब ये पोलजे किससे बने हैं? देखिए, पोलजे जो है उसमें क्या होगा कि ये युवला
या डोलाइन या स्वैलो होल जो है वो ही एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्त का निर्माण कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ बनता है, ये ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा जहाँ बनता है जहाँ जो चट्टानें हैं वो या तो अवतलित हो, यानी चट्टानें या तो कैसे मिल रही हो, ऐसे अवतलित अवस्था में मिल रही हो, यूं धसी हुई अवस्था में, ठीक है। या ये ज़्यादातर कैसे हों, जहाँ पर कहीं वलन हो रहे हों, ठीक है, यानी जहाँ पर या तो अवतलित या वलित जो संरचना वाली चट्टानें होती हैं वहाँ ये ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों का क्या है, जल्दी से घोलीकरण हो करके और एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो पोलजे जो है वो यूवला से भी बड़े क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये नीचे पूरा गहराई तक बहुत गर्त में बना हुआ रहता है, इसे बोला जाता है पोलजे। तो डोलाइन देखिए सबसे छोटा क्या है, सिंकहोल, सिंकहोल से बड़ा क्या है, स्वैलो होल, स्वैलो होल से बड़ा क्या है, डोलाइन, और डोलाइन से बड़ा है यूवला। ये यूवला दिख रहा है, यूवला की चौड़ाई भी ज़्यादा है और गर्त भी ज़्यादा है, डोलाइन इससे कम है, ठीक है, और स्वैलो होल इससे कम है और इससे छोटा है हमारा सिंकहोल। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, सिंकिंग क्रीक भी आपको समझ में आ गई, यूवला भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि यूवला या राजकुंड क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे घाटियां भी होती हैं, यहाँ कुछ घाटियां हमें मिलती हैं। ये घाटियां किस प्रकार की होती हैं, इनमें सबसे पहले हम देखते हैं काष्ठ घाटी क्या होती है। काष्ठ घाटी या घोल घाटी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कास्ट वैली या फिर सॉल्यूशन वैली, यानी काष्ठ घाटी या घोल घाटी। ठीक है, काष्ठ घाटी या घोल घाटी कैसे बनती है। मान लीजिए कि पहले हम देखें कि मान लीजिए ये धरातल जो हमारा है, इस धरातल के ऊपर क्या है, कठोर चट्टानें हैं, ठीक है, ऊपरी भाग में तो कठोर चट्टान है, जैसे बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन है, ठीक है। अब ये ऊपर जो कठोर है, अब इसके ऊपर क्या होगा, जो जल है वो क्या होगा, बहता हुआ जो जल आ रहा है वो नदी का रूप धारण कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी प्रतिरोधी चट्टान होती है और यहाँ पर जल जो है वो काफ़ी दूर तक बह करके एक पूरी सरिता का, एक नदी का निर्माण कर सकता है। मगर इनके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर जो चट्टान है, ये चट्टान कैसी है, ये चूना पत्थर की चट्टान है, ठीक है दोस्तों। ये कैसी है, इसके नीचे क्षैतिज रूप से, ऊपर तो है कठोर चट्टान और नीचे है हमारी चूना पत्थर की चट्टान, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये नदी जो है वो इन चट्टानों को काटना शुरू करेगी, ठीक है। लंबे समय तक एक नदी का तो निर्माण हो जाएगा, मगर उसकी भी एक टाइम होता है, उसके बाद तो वो कटेगी ही कठोर चट्टान। तो जब एक कठोर चट्टान कट जाएगी ना दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पर नंबर आएगा चूने पत्थर की चट्टानों के कटने का। और ये चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो बहुत तेजी से कटेंगी और कटने की वजह से यहाँ पर एक घाटी का निर्माण हो जाएगा। इसे काष्ठ घाटी या घोल घाटी कहते हैं और ये होगी यू आकार की, ठीक है। अंग्रेजी के यू आकार में एक बहुत तीव्र घाटी का निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए हमारे ये है घाटी, तो ऐसे एक बहुत गहरी घाटी का निर्माण हो जाएगा और इस घाटी में क्या होगा, इसके जो किनारे वाले जो भाग हैं, जो ऊपर जो किनारे वाला भाग है उस पे तो क्या होगा, बलुआ पत्थर की चट्टानें होंगी और इसकी तली में क्या होंगी, तली में तो ये लंबवत अपर्दन कर रही है ना बहुत तेजी से, तो वो किस क्या कर रही है, चूना पत्थर की चट्टान होंगी। यानी ऊपर ऊपर की जो है ये तो हैं कैसी चट्टानें, किनारे वाली चट्टानें तो है बलुआ पत्थर की जो सबसे ऊपर है, और इस यू का जो ये वाला यू का ये जो ऊपर वाला भाग है, ये मान लीजिए ऐसी घाटी है, तो यू के ये ऊपर वाला भाग तो क्या है, बलुआ पत्थर, और यू का जो ये अंदर वाला जो घाटी का भाग है, जिसे हम कहें इसका जो नीचे का जो तली है इस घाटी की, ये तो क्या है, ऊपर तो ये हमारा आ गया बलुआ पत्थर, और इसकी जो तली है, ये तली दोस्तों ये बनी हुई है चूना पत्थर की, ठीक है। तो इस प्रकार से एक यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, जो इसलिए होता है क्योंकि कठोर चट्टानें
चूना पत्थर की चट्टान के ऊपर क्षैतिज रूप से अवस्थित है, एक ट्रांसवर्स मैनर में पूरा ऊपर की तरफ आ रखी हैं। जब उनका अपर्दन होगा तो ऊपरी भाग में तो रह जाएगा चूना, ये बलुआ पत्थर, और नीचे यू आकार की जो घाटी बनेगी ये लंबवत अपर्दन और पार्श्ववर्ती अपर्दन की वजह से होगी, और ये जो है इसमें चूना पत्थर की चट्टानें होंगी नीचे तली में। अब देखिए एक समय आएगा कि ये धीरे 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 जाके ये समाप्त ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यही जो यू आकार की घाटी है वो धीरे धीरे सिंकिंग क्रीक के रूप में हो जाएगी। सिंकिंग क्रीक क्यों? जब इसकी तली में जब ये अपर्दन करेगी तो यहाँ पर भी ये धीरे धीरे सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइन ये बनाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जल की टेंडेंसी क्या है, उसको नीचे जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानें है, घुलीकरण बहुत तेजी से होता है। तो जब इनके रास्ते में कहीं पर भी जो ये नदी इसमें से बह रही है, इस घाटी में से, इसके रास्ते में जहाँ कहीं भी एक पूरा होल बन जाएगा, चाहे वो सिंक होल कहें या स्वेलो होल कहें, तो ये जल इसमें आकर के और इससे रिस के नीचे चला जाएगा। जब पूरा जल रिस के नीचे चला जाएगा, पूरा नीचे चला जाएगा, तो ऊपर जल बचेगा नहीं। फिर भी हमें घाटी तो दिखाई देगी, घाटी की संरचना तो बन गई है, पर उसमें जल नहीं होगा और ये नदी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है कास्ट वैली या सॉल्यूशन वैली, जो कि यू आकार की होती है। और ये बनती क्यों है? क्योंकि चट्टानें जो है वो क्षैतिज रूप से, ऊपर तो है कठोर और नीचे है चूना पत्थर की कोमल चट्टानें, जिनका आसानी से घुलन क्रिया से अपर्दन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई कास्ट वैली। ऐसी ही एक घाटी और हम देखते हैं जो ये भी एक तरीके से इस सिंकिंग का ही परिणाम है। जैसे पहली हम इसमें देखते हैं, अगली ये है हमारी ब्लाइंड वैली। ठीक है, इसे बोला जाता है अंधी घाटी, अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली कैसे बन रही है ये देखिए। ठीक है, अंधी घाटी कैसे बन रही है? मान लीजिए यहाँ पर इस क्षेत्र में कठोर चट्टानें हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कठोर चट्टानें हैं और यहाँ पर कोई नदी ओरिजिनेट हुई, यहाँ पर नदी, किसी नदी का उद्गम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये कठोर चट्टान का क्षेत्र है और यहाँ से नदी का उद्गम स्टार्ट हो गया है। अब ये नदी जो है कठोर चट्टान के क्षेत्र में से बहते हुए आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से जब ये बहते हुए आ रही है, फिर ये प्रवेश कर गई किसके अंदर? ये प्रवेश कर गई काष्ठ प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये तो कैसा था हमारा? कठोर था, और इस कठोर अपारगम्य चट्टानें हैं, नॉन पोरस है, अपारगम्य है, तो यहाँ से तो ये जल आ गया और आने के बाद ये प्रवेश कर गया काष्ठ प्रदेश में। अब एक काष्ठ प्रदेश में क्योंकि कठोर भाग से आ रही है तो वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर भी ला रही होगी, साथ में वहाँ से नदी का कुछ वेग भी होगा, तो काष्ठ प्रदेश में कुछ आगे तक बहते हुए चली जाएगी। ठीक है, और एक छोटी घाटी का भी निर्माण करेगी और बहते हुए जाकर के इसके रास्ते में फिर से कोई सिंक होल आ जाएगा। तो वही कहानी हो जाएगी जैसे हमारी सिंकिंग क्रीक में हो रही है, जैसे हमारी यू आकार की घाटी में हुई। क्योंकि यू आकार की घाटी में नदी कैसे विलुप्त हुई, वैसे ही यहाँ पर भी सिंक होल आ गया, या फिर यहाँ पर कोई भी स्वेलो होल आ गया। ठीक है, तो ये नदी सिंक होल तक तो क्या करेगी? बहती रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी कठोर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इसी अभी जल तो मिल रहा है, इतना जल्दी ये सूखेगी नहीं। मगर क्या होगा कि ये जब नदी है इसके बीच में जब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंक होल आ जाएगा, तो पहले तो ये निकल गई दूर तक, यहाँ तक दूर तक बह गई और एक छोटी घाटी बना ली इसने। अब बीच में इसमें आ गया सिंक होल। सिंक होल आने से पूरी की पूरी जो नदी है ये सिंक होल में जा करके और नीचे भूमिगत जल के रूप में रिसना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो यहाँ तक तो इसको जल मिलता रहेगा सिंक होल तक, यानी इसका यहाँ हुआ ओरिजिन, उद्गम, और सिंक होल तक तो इसको जल मिल रहा है। पर सिंक होल से आगे अब यहाँ पर जल की मात्रा खत्म हो गई है, यानी इससे आगे जो घाटी होगी वो हो जाएगी सूखी घाटी, ड्राई बेड कहेंगे इसको। ठीक है, पर जब इसको यहाँ से कंटिन्यू जल मिलेगा तो ये घुलीकरण की क्रिया तेजी से करेगी,
तेजी से अपर्दन करेगी। क्यों? क्योंकि पहला तो इसमें सॉल्यूशन एक्शन होगा, दूसरा क्योंकि कठोर क्षेत्रों से ला रही है तो कुछ अवसाद भी ला रही होगी, तो वो भी यहाँ पे अपघर्षण और सन्निघर्षण का काम करेंगे और उसकी वजह से इसका लंबवत अपर्दन होगा और पार्श्ववर्ती अपर्दन भी होगा। और ये जो घाटी है ये बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? उद्गम से, जहाँ चूना प्रदेश में ये प्रवेश कर रही है वहाँ से लेकर के और सिंक होल तक ये अपनी घाटी को गहरा कर देगी। और वो घाटी जो है वो आसपास का जो चूना प्रदेश का क्षेत्र है, ये जो आसपास का चूना प्रदेश का क्षेत्र जो है उससे काफ़ी नीचे हो जाएगी, काफ़ी नीचे गहरी घाटी का निर्माण हो जाएगी। इसको ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी कहते हैं। और ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है नदी का ज़्यादा लंबवत अपर्दन, क्योंकि नदी को अभी कठोर क्षेत्रों के वर्षा का जल प्राप्त हो रहा है और सिंक होल में जाने के बाद उसको आगे प्रवाह होने के लिए जल मिल नहीं रहा है, क्योंकि जल सारा सिंक होल में चला गया और आगे पूरी जो घाटी है वो सूखी हुई दिखेगी और पीछे जो बहुत गहरी घाटी बन जाएगी वो इतनी गहरी बन जाएगी कि उसमें अंधेरा होगा। इसीलिए इसको मतलब ये माना ही जाए कि अंधा नाम रखा है, मतलब अंधी घाटी जो बहुत ज़्यादा गहरी घाटी है इसको अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहीं पर एक और संरचना हमको मिल सकती है। ठीक है, जब ये अंधी घाटी है तो ऐसे ही कई बार क्या होगा कि जो हमारे कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नदी जो है वो कठोर क्षेत्रों से आ रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक संरचना और मिलेगी। जैसे हमने नदी में गॉर्ज पढ़ा था वैसे ही गॉर्ज यहाँ भी मिल सकता है। इसे बोला जाता है कास्ट गॉर्ज। क्या बोल सकते हैं इसको? कास्ट गॉर्ज। ये क्यों बनेगा कास्ट गॉर्ज? देखिए, जब नदी यहाँ से कठोर क्षेत्र में से प्रवाहित हो रही है तो उसको यहाँ से जल मिल रहा है और जल मिलते ही जब वो जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए चूना पत्थर के क्षेत्रों में आ गई तो चूना पत्थर के क्षेत्र में आने के बाद उसको बहुत तेजी से घुलन और अपर्दन करने का रास्ता साफ हो गया है। अब वो आके यहाँ पे बहुत तेजी से अपर्दन करेगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से ऐसे गॉर्ज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, गॉर्ज और कैनियन मैं आपको बता चुका हूं कि नदी द्वारा जो पहले घाटी बनाई जाती है उस घाटी में और ज़्यादा लंबवत अपर्दन होता है तो घाटी गर्तन की क्रिया की वजह से ऐसे आई के शेप में गहरे और खड़े ढाल वाली घाटी का निर्माण होता है। इससे क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है गॉर्ज। और क्योंकि ये कास्ट क्षेत्रों में बन रहा है इसलिए इसको कास्ट गॉर्ज भी कहते हैं। और ये क्यों बन रहा है? क्योंकि नदी जो है वो कठोर से कोमल क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, कठोर चट्टानों से निकल करके और अब कास्ट प्रदेश में आ गई है और आते के साथ ही वो बहुत तेजी से अपर्दन करेगी, बहुत ज़्यादा लंबवत अपर्दन करेगी। इससे कास्ट गॉर्ज का भी निर्माण हो सकता है। इसी से निर्मित हो रही थी, ऐसे ही हो रहा था हमारी कास्ट वैली का निर्माण और ऐसे ही हो रही थी ब्लाइंड वैली का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे हम बात करें ब्लाइंड वैली की, बात करें हम कास्ट वैली की, बात करें हम कास्ट गॉर्ज की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी ये तीनों संरचनाएं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही स्थलाकृतियों को कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस वीडियो का उसमें हम बाकी बची हुई स्थलाकृतियों को देखेंगे। अभी हमारी इसमें अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ ही चल रही हैं, अभी हमें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को भी पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है इरोजनल लैंडफॉर्म्स को, उसमें भी अभी कुछ लैंडफॉर्म्स हमारी रह रही हैं। अगले वीडियो में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।